हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11th के चैप्टर 1 का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। दूसरा है, ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। तीसरा है, ईरान के शासक तिबेरियस ने रोमन साम्राज्य का सफाया कर रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा कर लिया। चौथा है, कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने राइन तथा डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। यदि पहली और दूसरी शताब्दियां कुल मिलाकर शांति, समृद्धि तथा आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आई। ईरान में 225 ईस्वी में अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभरकर सामने आया और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात की दिशा में फैल गया। 3 भाषाओं में खुदे एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन सेना का सफाया कर दिया और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर कब्जा भी कर लिया। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजातियों अथवा राज्य समुदायों ने राइन और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और 233 से 280 तक की समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैले हुए थे। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य के सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों संयुक्त परिवार का व्यापक रूप से चलन था। दूसरा है, वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझी परिवार में रहते थे। तीसरा है, दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। चौथा है, सामान्यतः गणतंत्र के परिवर्ती काल तक विवाह का ऐसा रूप था, पत्नी अपने पति की संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी तथा किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन असत्य है। रोमन साम्राज्य की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह थी कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझी परिवार में रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही अवधारणा थी। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी किंतु अपने पैतृक परिवार में वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति की स्वतंत्र मालिक बन जाती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में
व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर में बिशप कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट ऑगस्टीन। सेंट ऑगस्टीन से उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका उच्चतम स्थान था। बिशप लोग ईसाई समुदाय के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और अक्सर वे बहुत शक्तिशाली होते थे। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के किस नगर में साक्षरता का ठोस प्रमाण मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है पोम्पाई। पोम्पाई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहां काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पाई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेख पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य में साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, पोम्पाई नगर जो 79वीं ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, जहां साक्षरता का ठोस परिणाम मिलता है। दूसरा है, मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे गए हैं। तीसरा है, रोमन साम्राज्य में साक्षरता निश्चित रूप से सभी वर्गों के लोगों में व्यापक थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। पोम्पेई नगर में जो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि वहां काम चलाऊ साक्षरता व्यापक रूप से विद्यमान थी। पोम्पेई की मुख्य गलियों की दीवारों पर अंकित विज्ञापन और समूचे शहर में अभिलेख पाए गए हैं। इसके विपरीत मिस्र में आज भी सैकड़ों पेपायरस बचे हुए हैं जिन पर अत्यधिक औपचारिक दस्तावेज जैसे कि संविदा पत्र आदि लिखे हुए हैं। ये दस्तावेज आमतौर पर व्यावसायिक लिपिकों द्वारा लिखे जाते थे। ये दस्तावेज अक्सर हमें बताते हैं कि अमुक व्यक्ति क अथवा ख पढ़ या लिख नहीं सकता, किंतु यहाँ भी साक्षरता निश्चित रूप से कुछ वर्गों के लोगों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक थी, जैसे कि सैनिकों, फौजी अफसरों और संपदा प्रबंधकों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर की दीवार पर मजाकिया विज्ञापन लगा है कि दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भर भराकर गिरी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोम्पेई। सर्वाधिक मजाकिया विज्ञापन जो पोम्पेई की दीवार पर लगा है, कहता है, दीवार तुम धन्य हो, अपने ऊपर इतनी उबाऊ लिखावट का बोझ ढोते हुए भी तुम बरकरार खड़ी हो, भर भराकर गिरी नहीं। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता। दूसरा है, बोलचाल की अनेक भाषाएं। तीसरा है, वेशभूषा की विविध शैली। और चौथा है, तरह तरह के भोजन। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता कई रूपों एवं स्तरों पर दिखाई देती है, जैसे धार्मिक संप्रदायों तथा स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता, बोलचाल की अनेक भाषाएं, वेशभूषा की विविध शैलियां, तरह तरह के भोजन, सामाजिक संगठनों के रूप में, यहाँ तक कि उनकी बस्तियों के अनेक रूप। अरमाइक निकटवर्ती पूर्व का प्रमुख भाषा समूह था। मिस्र में काप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में नगर और सूची 2 में भाषाएं दी हुई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र का कोप्टिक होगा, उत्तरी अफ्रीका का प्यूनिक होगा और स्पेन का केल्टिक होगा।
मिस्र में कॉप्टिक, उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक तथा बर्बर और स्पेन तथा उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती थी, परंतु इनमें बहुत सी भाषाएं, संस्कृतियां पूर्णतः मौखिक थी। वे कम से कम तब तक मौखिक रही जब तक उनके लिए एक लिपि का आविष्कार नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, एम कोरा शब्द का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मटके या कंटेनर। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्ठा, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी, शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी, जिन्हें एम कोरा या एम्फोरा कहते हैं। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, रोम में मोटी टेस्टेकियो स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटकों के अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 करोड़। रोम में मोंटी टेस्टेकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए कि उसमें क्या क्या ले जाया जाता था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून का तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। दूसरा है, गेहूं, अंगूरी, शराब और जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था। तीसरा है, शराब, जैतून का तेल और अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों से होती थी, जिन्हें एम्फोरा कहते थे। चौथा है, रोम में एडेसा स्थल, जहां पर 5 करोड़ से अधिक मटकों का अवशेष पाए गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल चौथा कथन गलत है। साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्ठी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, जिनसे उनका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी, शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी, जिनका अधिक मात्रा में उपयोग होता था, और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी, जिन्हें एम कोरा कहते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। अगला प्रश्न है, स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैतून का तेल। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था, जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है, जिसने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था।
अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में सबसे बढ़िया किस्म की शराब कहाँ से मंगाई जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैंपेनिया। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे, जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फेयूम, गैलिली, बाइजेकियम, दक्षिणी काल तथा बाएटिका। स्ट्रेबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में से कुछ थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करते थे। गैलिली में गहन खेती की जाती थी और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में गुआडल क्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में दासों और गुलामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही की जाती थी। दूसरा है, साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः सहानुभूति रखते थे। दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। तीसरा है, रोम में सरकारी निर्माण कार्य पर गुलाम दासों के विपरीत भाड़े के मजदूरों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गुलाम दासों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे। चौथा है, जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन तथा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। भूमध्य सागर और निकटवर्ती पूर्व दोनों ही क्षेत्रों में दासता की जड़ें बहुत गहरी थी और चौथी शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनने के बाद भी इस गुलामी की प्रथा को कोई गंभीर चुनौती नहीं दी। इसका अर्थ यह नहीं है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तथापि यह बात गणतंत्री काल में इटली के मामले में सही हो सकती है। ऑगस्टस के शासनकाल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख दास थे, किंतु समग्र साम्राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी। उन दिनों दासों को पूंजी निवेश की दृष्टि से देखा जाता था। कम से कम रोम के एक लेखक ने तो जमींदारों को ऐसे संदर्भों में उन गुलामों का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जहां फसल की कटाई के लिए उनकी बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता हो अथवा जहां स्वास्थ्य को मलेरिया जैसी बीमारियों से नुकसान पहुंच सकता हो। ऐसे विचार दासों के प्रति सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित थे। एक और जहां उच्च वर्ग के लोग दासों के प्रति प्रायः क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी ओर साधारण लोग उनके प्रति कहीं अधिक सहानुभूति रखते थे। जब पहली शताब्दी में शांति स्थापित होने के साथ लड़ाई झगड़े कम हो गए तो दासों की आपूर्ति में कमी आने लगी और दास श्रम का प्रयोग करने वालों को दास प्रजनन अथवा वेतन भोगी मजदूरों जैसे विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। वेतन भोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था। वास्तव में रोम में सरकारी नियंत्रण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उनके अन्य खर्च भी उठाने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में एक दास द्वारा ल्यूनियास पेदेनियास सेकेंड्स की हत्या के पश्चात पुराने रीति रिवाज के अनुसार एक छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी देने की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीरो। कुछ ही समय बाद शहर के शासक ल्यूसियस पेडेनियस सेकेंड्स का उसके एक दास ने कत्ल कर दिया।
कत्ल के पश्चात पुराने रिवाज के अनुसार यह आवश्यक था कि एक ही छत के नीचे रहने वाले प्रत्येक दास को फांसी दे दी जाए, परंतु बहुत से निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भीड़ एकत्र हो गई और दंगे शुरू हो गए। सीनेट भवन को घेर लिया गया। हालांकि सीनेट भवन में अत्यधिक कठोरता का विरोध किया जा रहा था, परंतु अधिकांश सदस्यों ने परिवर्तन किए जाने का विरोध किया। जो सीनेटर फांसी देने के पक्ष में थे उनकी बात मानी गई, परंतु पत्थर और जलती हुई मशालें लिए भारी भीड़ ने इस आदेश को कार्यान्वित किए जाने से रोका। नीरो ने अभिलेख द्वारा इन लोगों को फटकार लगाई। उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी गई जहां सैनिकों के साथ दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को छोटे छोटे दलों में विभाजित करने की सिफारिश किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोलुमेला। कोलुमेला ने 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की थी और यह दावा किया कि इन छोटे समूहों में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है और कौन काम चोरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लिनी ने। वरिष्ठ प्लिनी ने सिकंदरिया की फ्रैंकिनसेंस यानी सुगंधित राल की फैक्ट्रियों के हालात का वर्णन किया है, जहां उनके अनुसार कितना ही कड़ा निरीक्षण रखो पर्याप्त प्रतीत नहीं होता था। कामगारों के एप्रनों पर एक सील लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट पहनना पड़ता था और उन्हें फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। अगला प्रश्न है, 66वीं ईस्वी में यहूदी विद्रोह क्रांतिकारियों ने रोम शासन के विरुद्ध कहां पर की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जुडेया। ग्रामीण ऋण ग्रस्तता और भी अधिक व्यापक थी। इस कर्जदारी का एक उदाहरण इस घटना से मिलता है कि 66वीं ईस्वी में जबरदस्त यहूदी विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए साहूकारों के ऋण पत्र नष्ट कर दिए। यह विद्रोह जुडेया में रोम शासन के विरुद्ध हुआ था, जिसे रोम वासियों ने यहूदी युद्ध कही जाने वाली लड़ाई में क्रूरतापूर्वक दबा दिया था। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य की सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेटों की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटरों अभी भी इतालवी परिवारों के थे। दूसरा है, इतिहासकार टेसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन सेनेटर, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कमीनकारू जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंततः दास। तीसरा है, टेसियस द्वारा उल्लेखित पहले 2 समूह फूहड़ और दास को एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके हैं। चौथा है, अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। इतिहासकार टेसियस ने प्रारंभिक साम्राज्य के प्रमुख सामाजिक समूहों का वर्णन इस प्रकार किया है। सेनेटर, अश्वारोही वर्ग के प्रमुख सदस्य, जनता का सम्मानीय वर्ग जिनका संबंध महान घरानों से था, फूहड़ निम्नतम वर्ग यानी कमीनकारू जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे, और अंततः दास। 3री शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इतालवी परिवारों के थे।
साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग के कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ। टेसिटस द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी अथवा पूर्वी मूल के थे। यह परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से वे ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसीलिए इन्हें इक्वाइट्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रोम साम्राज्य का परवर्ती काल में किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटाइन प्रथम। साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासनकाल से आरंभ हुआ, टेसियस द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह एकीकृत होकर एक अभिजात वर्ग बन चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने लिखा कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलिम्पियोडोरस। ओलिम्पियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी। इसमें वह उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के परिवर्ती काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, परवर्ती काल में 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। दूसरा है, कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समुचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। तीसरा है, रोम साम्राज्य का परिवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च और मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे क्योंकि उन्हें अपना वेतन चांदी के रूप में मिलता था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और परवर्ती समुचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्य वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था। अगला प्रश्न है, डैश शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवर्ती काल। परवर्ती पूरा काल शब्द का प्रयोग रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। लेकिन राज्य के ढांचे में भी उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायोक्लीशियन के समय से आरंभ हुए। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने साम्राज्य के विस्तार को छोटा कर साम्राज्य में किले बनवाए और प्रांतों को पुनर्गठन कर
सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोक्लेशियन। सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा हो चुका है और उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसीलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे ये सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली समूह के रूप में उभर पाए। अगला प्रश्न है, पूर्ववर्ती काल के किस शासक ने सॉलिडस नामक सोने का सिक्का चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उनके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नामक सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी का बना था। ये कथन असत्य है। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उनके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा। ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था एक दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूंकि नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत थी, इसीलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक अस्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास तेजी से हुआ। पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें और तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण है। धन का अच्छा खासा निवेश पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया, जिससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में भरपूर तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपायरस पौधे के पत्ते पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहां मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संपदाएं भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति वर्ष 25 लाख सॉलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। निसंदेह पश्चिमी एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दियों में अधिक विकसित और घने बसे हुए थे। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा धर्म डैश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यहूदी। यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों एवं उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और
देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं तो किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म था, लेकिन यहूदी धर्म भी एकात्म यानी विविधताहीन नहीं था। अर्थात परवर्ती पूरा काल के यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं मौजूद थी। अतः चौथी या पांचवी शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक एवं जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ। बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्लेग से प्रभावित होने के पश्चात जर्मन मूल किस समूहों ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में लेकर अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जाने लगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, गोथ, वेडल और लोम्बार्ड। जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहां आबादी 6ठी सदी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही थी। हालांकि वहां प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में लगभग संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रभावित हो गया था। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया था, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूहों ने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन के विसिगोथों का राज्य, गॉल में फ्रेंको का राज्य और इटली में लोम्बार्डो का राज्य थे। ये राज्य भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे, जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 3 यायावर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।